राज्यों के चुनाव परिणाम पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन। कहा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है तस्वीर। बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर लगाई थी बड़ी छलांग। हरियाणा में आज से संपूर्ण लॉकडाउन 1 सप्ताह तक रहेगा जारी। जरूरी सामानों को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों ने बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि। भोपाल समेत कई शहरों में सूनी दिखी सड़कें। कई स्थानों पर काटे गए चालान। और ओडिशा के भुवनेश्वर समेत देश के कई स्थानों पर आज से 18+ का टीकाकरण। टीका लगवाने के लिए काफी खुश दिखे युवा। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद जहां एक तरफ बंगाल में बीजेपी को 3 से 77 सीटें मिली हैं, तो वहीं असम और पुडुचेरी में बीजेपी सरकार बना रही है। तो बीजेपी की इस जीत हार पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव में अपनी जीत को बरकरार रखा है। अगर असम का गढ़ उन्होंने बचा लिया, बंगाल में 3 से वो 77-78 तक पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है। तो कुल मिलाकर के तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जीत को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि अब तक उनका प्रभाव नहीं के बराबर था। लोकसभा चुनाव में काफी आश्चर्यजनक परिणाम आए थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वो काफी बेहतर होकर के आए हैं। उन्होंने वामपंथी दलों का सुपड़ा साफ किया है। वो वोट पूरी तरह से बीजेपी के वोट शेयर का हिस्सा बन चुका है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीतिक तौर पर बड़ी छलांग लगा। देखिए, इन चुनाव में निसंदेह कांग्रेस के लिए जो संदेश है वो अच्छा नहीं है, और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए कि केरल में बड़े अंतर से एलडीएफ की सरकार बन रही है। दूसरी तरफ असम में उनका क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ हुआ, और इसके बावजूद वो बोडो पार्टी के साथ भी वो गए, उन्होंने यूडीएफ के साथ भी अलायंस किया। इसके बावजूद उनका बिल्कुल ही कोई असर नहीं दिखा। दूसरी तरफ बंगाल में उनका सुपड़ा पूरी तरह से साफ हुआ है। पुडुचेरी में भी कोई वो परिणाम नहीं निकाल पाए। और अगर तमिलनाडु की जीत को अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से स्टालिन की जीत है। तो मुझे लगता है ये चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस की दृष्टि से। और बंगाल में बीजेपी को मिली हार से जहां एक तरफ बीजेपी निराशा है, तो वहीं विरोधी दल इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जो थे वो बंगाल का चुनाव था, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी बंगाल में, और पूरा केंद्र की सरकार, सारी मिशनरी, सारा तंत्र, बीजेपी के देश के सभी नेता कार्यकर्ता, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, ये सारी ताकत बीजेपी की बंगाल पर थी। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस के साथ, उनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा था कि 2 मई दीदी गई, तो 2 मई दीदी फिर से आ गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था दीदी ओ दीदी, तो अब तो बंगाल की जनता कह रही है दादा ओ दादा। ये जनता ने कैसा मजा चखाया। ये जीत जो ममता दीदी की हुई है, क्योंकि आरजेडी का बिना शर्त समर्थन था वहां तृणमूल कांग्रेस को, ये जीत है जो उद्दंडता और उन्माद की राजनीति कर रहे थे, उनको करारा तमाचा है बंगाल में। और सिर्फ सत्ता के भूखे जो लोग अपने
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह की उन्माद की राजनीति करके एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उनको अब ये समझ में आ गई होगी कि जनता जनार्दन लोकतंत्र में मालिक है और जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर पहुंचा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री के लिए, ममता दीदी के लिए किया, शायद ही इतिहास में कभी किसी को याद होगा कि कोई देश का माननीय प्रधानमंत्री किसी राज्य के चुनाव में इतना समय दे रहा हो और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा हो। अब ये तो जनता की महानता है, क्योंकि आरजेडी का समर्थन था वहां, तो इस जीत से हम लोगों को खुशी है, पूरे देश के सेकुलर फोर्सों को खुशी है। और जो बात दीदी ने कही थी खेला होवे, तो जनता ने तो खेला बीजेपी का कर दिया। सर बिहार पर भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जनादेश मिला था महागठबंधन को तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया, जनता ने जनादेश दिया था। लेकिन वहां बंगाल में चुनाव में बंगाली बिहारी भाई भाई बिहार की चुनाव के हार का बदला ले लिया पाई पाई। इसलिए हम लोगों को आज डबल खुशी है कि बंगाल के चुनाव ने एक संदेश दिया है, देश की राजनीति की दशा और दिशा घूमेगी। और पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में कांटे की टक्कर के बाद शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जीत हासिल कर ली है और यहां ममता को 1736 वोटों से हार मिली है। तो इसे लेकर टीएमसी ने आयोग पर गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया है। तो बताया जा रहा है कि दोबारा मतगणना की मांग की गई है। हालांकि आयोग ने टीएमसी के अनुरोध को खारिज कर दिया है। दरअसल नंदीग्राम में दिन भर चली मतगणना में कभी शुवेंदु अधिकारी आगे चलते रहे तो कभी ममता बनर्जी, और बाद में शुवेंदु ने मामूली अंतर से सीट अपने नाम कर ली। और अब टीएमसी का आरोप है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई और ऐसे में मतदान प्रक्रिया को बार बार रोका गया और उसकी जानकारी भी चुनाव अधिकारियों ने नहीं दी। टीएमसी ने आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। और इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर उनके पक्ष में मतदान करने और उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए लोगों का धन्यवाद किया है। चलिए आपको सीधे बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की अहम खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, बंगाल में टीएमसी ने फिर परचम लहराया है। तो बता दें, आज दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पश्चिम बंगाल से इस वक्त की अहम खबर। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी और शाम 7 बजे ये मुलाकात होगी। आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बंगाल में टीएमसी ने अपना परचम लहरा दिया है। तो कल सभी की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी थी और इस बीच खबर जो सामने आ रही है कि आज दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। आज शाम 7 बजे मुलाकात होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है, तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लगातार पश्चिम बंगाल से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से सीएम ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी और ये मुलाकात शाम 7 बजे। बंगाल में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की जीत हासिल हुई है, तो तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी को बधाई भी दी है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ से ममता बनर्जी आज मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। तो यहां जगदीप धनखड़ से आज शाम 7 बजे ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। कांग्रेस पार्टी ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मिली करारी हार को स्वीकार कर लिया है
और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव में प्रचार कार्य में जुटे पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि वह जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही उन लाखों लोगों का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन दिया। तो यहाँ राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि हम विनम्रता से जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं और हम हजारों कार्यकर्ताओं और लाखों लोगों का आभार जिन्होंने जमीन पर हमारा साथ दिया। हम अपने मूल्यों और आदेशों के लिए लड़ते रहेंगे। जय श्री राम। और देश के 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस अपनी हार के सिलसिले को तोड़ने में नाकाम साबित हो गई, जिसके चलते पार्टी का हाथ एक बार फिर से खाली रह गया। राहुल गांधी ने केरल तो प्रियंका गांधी ने असम में अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था और ऐसे में असम और केरल में तमाम संभावनाओं के बावजूद पार्टी की शिकस्त ने राहुल और प्रियंका के नेतृत्व और रणनीति पर सवाल खड़े दिए। तो यहाँ आपको बता दें कि सवाल खड़े कर दिए हैं और ऐसे में पार्टी में उठते विद्रोह और बढ़ते असंतोष के बीच कांग्रेस की हार ने बागी नेताओं को गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया है। और ऐसे में 5 राज्यों की चुनावी रणनीति का संचालन पूरी तरह कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व और उनके करीबी पार्टी रणनीतिकारों के हाथ में ही रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद होने के चलते विधानसभा चुनाव में उनकी साख दांव पर लगी थी और इसलिए राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा फोकस केरल के चुनाव प्रचार पर रखा था, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद को असम के प्रचार में रखा था। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में जीत को लेकर टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक जीत है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के चैलेंज को स्वीकारा और उन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा जहां बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का दबदबा है, लेकिन यहां पश्चिम बंगाल की जनता ने खेला कर दिया। तो यह ममता बनर्जी को बंगाल में जीत दिला दी और जिसके बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगी। जनता को हम बधाई दे रहा है और ये हम लोग सब नंदीग्राम जाएंगे। उधर हमारा सरकार का जितना काम होगा उधर होगा, लागू हो जाएगा। उधर इकोनॉमिकली और सोशली बहुत मजबूत जाएगा हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज जिस तरह से अधिकारी परिवार को वहाँ प्रजस्व दबदबा रहा, अधिकारी परिवार अभी इतिहास में चला गया। अपना पूरा दम लगा दिया था, चाहे सेंट्रल बीजेपी का कोई दम नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का दम था। उसी दम पर और बाहर से 2-4 आदमी लेकर वो दम लगाया, तो वो सब पूरा छूटा था। वो बंगाल का आदमी वोटर लोग मुझे समझाया दिया। खेला हो गया और फिर खेला दिल्ली में होगा। वो कब का है सर? नेक्स्ट चुनाव के लिए वो बहुत बड़ा खेला होगा उधर। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अभी बहुत बधाई दे रहा है नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी को, और लगता है एक नया पॉलिटिक्स इंडिया के लिए। हरियाणा में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए आज से सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। तो यहां राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन ही एक विकल्प था। फिलहाल जरूरी सामानों को छोड़कर इस दौरान सब कुछ बंद रहेगा। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं, हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। साहब, आपको लगता है कि 1 सप्ताह काफ़ी रहेगा या आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लगता है कि 1 सप्ताह में चेन टूट जाएगी।
पिछली बार लॉकडाउन था तो पलायन बड़ी समस्या बन रही थी सरकार के लिए। नहीं, पलायन पिछली बार तो लंबा लॉकडाउन था, 1 सप्ताह के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, किसी को पलायन करने की। किस प्रकार की पाबंदियां रहेंगी इस लॉकडाउन में? नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसे लेकर केंद्र और राज्यों की सरकारें काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही हैं और ऐसे में कई जगहों पर महामारी पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन से लेकर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है और अब श्रीनगर समेत केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लागू है और अब इसे बढ़ा भी दिया गया है। उधर पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। बता दें कि श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर में गुरुवार शाम 7 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है और इसे चलते सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा और यहां दुकानें भी बंद रही। हालांकि जरूरी सेवाएं अभी भी खुली है। भी है लेकिन कुछ ठीक भी नहीं है, क्योंकि जो रोज़मर्रा के जो अपना खुद डेली का कमा के डेली खाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। बाकी ठीक है क्योंकि लोगों का सुरक्षित है इस तरीके से, क्योंकि वायरस है वो इस तरीके से जल्दी से तो जाएगा नहीं, तो कुछ नहीं कह सकते। मतलब तो कितना इसमें लोगों पर भी जिम्मेदारी है? लोगों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर वो घर से बाहर ना ही निकले तो अच्छा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट होने पर ये फैल रहा है। और अभी तो एयरबॉर्न भी आया है, तो मतलब घर ठीक है, घर में ही रहे तो अच्छा है, सुरक्षित रहे। जितना लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को जॉइंटली इस पे इस वक्त काम करना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, सोशल डिस्टेंस वगैरह हैंड टू हैंड जाएगा दोनों का, क्योंकि अगर पुलिस पुलिस रोक रही है घर से ना निकले तो मतलब किसी कारण से ही रोक रही होगी ना। उधर हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में हरियाणा में बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। तो यहाँ राज्य के पंचकुला के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 44 साल के लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां लाइनों में कुछ लोग लगे हुए हैं। सबसे मेन चीज लोगों को जानने के लिए ये है कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रही है। सरकार ने काफ़ी अच्छा एक एफिशिएंट पोर्टल जनरेट किया है, जिसमें आप ऑनलाइन कोविन ऐप में जाके अपने आप को रजिस्टर करके अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास का डिस्पेंसरी है वहाँ पे आपको पोर्टल में देखेंगे तो आपको एक मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन क्योंकि थोड़ा रश है, इसलिए आप वहाँ पे पोर्टल में देखेंगे तो वहाँ पे बुकड आएगा, बट जैसे जैसे 1-2 दिन निकलेंगे वैसे वैसे ये चीज़ थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जिसके बाद आप वहाँ पे अपने एप्लीकेशन में जाके अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब आप अपना अपॉइंटमेंट और अपना टाइम स्लॉट बुक कर देंगे, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। हम वैसे ही स्ट्रीमलाइन तरीके से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इससे बंदों का चक्कर कम लग रहा है, हमारा भी काम थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो रहा है, क्योंकि एकदम से रश हो गया है। तो उस हिसाब से लोगों को जानकारी के लिए ये है कि अपने आप को अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आए। हमारे जो सीनियर अथॉरिटीज होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किस किस डिस्पेंसरी में कितने कितने बेनिफिशियरीज होंगे, उसमें हमारा से नहीं रहता है। हमारा काम सिर्फ ये रहता है कि जो बंदे आ रहे हैं उनको वैक्सीनेट अच्छे से करना है।
हमारे सीनियर ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन से दिन में 18+ लोगों को लगेगा या फिर 45+ लोगों को लगेगा। वो आप कोविन ऐप में जाएंगे तो वहां पे वो चीज दिख जाएगी। 18+ को लग रहा है कि आज के लिए UHC 16 में 18+ से। उधर ओडिशा के भुवनेश्वर में 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन सुबह शुरू हो गया और ऐसे में इस दौरान युवाओं में वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह दिखाई दिया और यहाँ इस दौरान युवा लाइन में लगकर वैक्सीन लगवाते हुए दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जहां डोज लेने के बाद युवाओं ने खुशी जताई है। बीते दिन 8015 नए केस सामने आए, लेकिन इस बीच 24 घंटों में 14 लोगों ने जान भी गंवाई है। अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक आशा की किरण है वो पे कि हाँ ऐसे सिचुएशन में अभी थोड़ा आगे ठीक होगा, ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा एक्साइटेड भी लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि आज स्टार्टिंग हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट में। तो अभी किस प्रकार का डर लग रहा है? थोड़ा नर्वस तो लग रहा है कि कैसा होगा, क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, वो सब देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आज वैक्सीन का फर्स्ट शॉट लेने आई हूँ, तो पिछले घंटे से लाइन में खड़ी हूँ। अच्छा लग रहा है कि स्लॉट मिला है, हालांकि बहुत लोग अभी ढूंढ रहे हैं स्लॉट के लिए जो नहीं मिल रही है। तो मेरे विचार ये है कि स्लॉट कोशिश करना चाहिए स्लॉट के लिए, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये फैल रहा है अभी, तो स्लॉट बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैक्सीन लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। I have already taken the first vaccination shot. I'm very happy that I'm safe and secured right now. As we know that the second wave has already started, I am really happy that I am a very lucky person that I got it in the first chance only. And I would say everybody to take the vaccine as soon as possible. मेरे को बहुत हार्दिक खुशी हो रही है कि मेरे को आज वैक्सीन मिल गया। आज वैक्सीनेशन भुवनेश्वर में फर्स्ट डे है और हम यहाँ से 7:30 बजे से खड़े हैं और 8:30 बजे मिला। वेट करने का कोई गम नहीं, पर अच्छा हुआ कि वैक्सीनेशन हमको मिल गया पहले दिन में। और ये अच्छा इनिशिएटिव है उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए, हम 18 से 44 एज के लिए वैक्सीन देने के लिए। और जैसा उड़ीसा गवर्नमेंट हमारा हेल्प कर रहा है वैसा हम लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली सरकार के 77 स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और इस दौरान लोग टीका लगवाने के लिए सेंटर पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। 29 को करवाया था और स्लॉट मुझे कल मिला है, कल लिया था मैंने स्लॉट। तो यहाँ पे जो आप आए हैं किस लिए आए हैं बताइए? ये मैं वैक्सीन लगवाने आया हूँ जो बहुत आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गई है कोविड के समय में, ताकि मैं कोविड से लड़ सकूं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके उससे, और इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। कितना जरूरी आप समझते हैं लेना? आज के समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी से जल्द आप लोग लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप लोग जल्दी से जल्दी लगवाएं और जब स्लॉट मिले आप बुक कराएं और वैक्सीन सबसे पहले लगवाएं। इस समय सब सारा काम छोड़ दें। कितनी उम्मीद है आपको कि जब इंजेक्शन सभी लोग ले लेंगे तो ये धीरे से? हाँ बिल्कुल, वैक्सीन से तो लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल बहुत ही कम हो रहा है, कोई भी उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे लोग बच रहे हैं, कोई ऐसा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है उससे। बहुत सही है। आज मिल गया, बहुत अच्छा। अभी 10 से 12 के बीच मेरा स्लॉट है, उसमें अगर लग जाता है तो अच्छी बात। लेकिन आप पहले ही आए हैं? हाँ, आप जल्दी आ गए? सॉरी, 10 से 12 बजे का स्लॉट है आप, लेकिन आप पहले ही आ गए? हाँ, मैं सोचा कि यहाँ पर हो सकता है कि लाइन हो सकता है लगानी पड़ते हो सकता, इसलिए मैंने पहले आ गया, लेकिन बहुत पहले नहीं है, अभी जस्ट आया, 8 बजे आया। ये कितना जरूरी है ये इंजेक्शन लेना? मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने मतलब कोरोना कारण डेथ हो रही है और सारे डॉक्टर एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि हमारा जो कोरोना वैक्सीन है जो इंडिया में, वो इसे लगाने के बाद डेथ रेशियो बहुत कम हुआ है। मतलब उतना सीवियर कंडीशन नहीं हो पाता जितना मतलब कि जो वैक्सीन नहीं लगवाते उनको ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से सब लोग चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाएं और लगवाना भी चाहिए लोगों को। अंजलि जी, आपकी उम्र कितनी है? 24। ये मुझे बताइए कि आप यहाँ पर आए किस लिए आए? वैक्सीन लगवाने आई हूँ मैं कोरोना से बचाव के लिए, ताकि जो लोग ऐसे जैसा मैं सिचुएशन देख रही हूँ कोरोना के वैसे लोग मर रहे हैं, मैं उससे सेफ रहूँ। ये वैक्सीन लगाने के बाद तो हमें इन्फेक्शन होगा ही, लेकिन हमारी डेथ नहीं होगी।
तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी जो है वो वैक्सीन लगवाना है। कोई काम आप करिए ना करिए, अगर वैक्सीन लग रहा है, अवेलेबल है, तो आपको जाके लगवाना चाहिए। मुझे 110% उम्मीद है कि मैं तो सेफ रहूंगी, इसलिए मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप वैक्सीन अवेलेबल है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो प्लीज जाइए और वैक्सीन लगवाइए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए। मैं सबको सजेस्ट करूंगी, 18+ वालों के लिए भी गवर्नमेंट ने ओपन किया है, तो आप प्लीज जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कोरोना संकट पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य में कोविड मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रदेश में लगभग 1,09,000 सक्रिय मामले हैं और सभी के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए लगातार बात हो रही है। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। पूरा बजट भी अगर खर्च करना पड़े राज्य की जनता को बचाने के लिए इस महामारी से, खर्च कर सकता हूं, लेकिन जनता को सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं समय समय पे, उनकी पालना सुनिश्चित करनी होगी। जनता का सहयोग अगर बराबर सरकार के साथ रहता है तो इस चैन को तोड़ने में सरकार को सहायता मिलती है। तो ये सब आपकी खुद की जिंदगी बचाने के लिए सरकार के प्रयास हैं। उन प्रयासों में आपके प्रयास शामिल रहें। बिना कारण घर से नहीं निकले, चेहरे पे मास्क लगा के रहें, 2 गज की दूरी बना के रखें। जिंदगी रहेगी, शादी ब्याह सब हो जाएंगे, सामाजिक समारोह भी हो जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है मनुष्य की जीवन की रक्षा हो। उस जद्दोजहद में सरकार लगी हुई है। चाहे ऑक्सीजन का जितना हमारी खपत है उसके अनुरूप, हमारी मांग के अनुरूप आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से बराबर हमारे अधिकारी मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन या टोसिलिजुमैब उनकी आपूर्ति की बात हो, राज्य सरकार कोई कसर छोड़ नहीं रही है। टेस्ट पर डे कर भी रहे हैं। हमारा जो मृत्यु दर है 0.71% है, जो पूरे कंट्री में सबसे कम है। एक्टिव केसेस लेकिन चिंता का विषय है कि राजस्थान में लगभग 1,90,000 एक्टिव केस हो गए। पूरे देश में सर्वाधिक संक्रमित जो 5 राज्य हैं उसमें राजस्थान का नंबर आ गया। ये हमारे लिए चिंता की बात है और हम इस चैन को जब तक नहीं तोड़ पाएंगे, जब तक जनता और सरकार साथ मिलके इस महामारी का मुकाबला नहीं करें। आप अपने घरों में रहो, मास्क लगा के रहो, अनुशासन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का है उसको अपनाओ। सरकार कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता को बचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और हम वो हर काम, हर कोशिश, हर उपाय, हर संसाधन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।